प्यारे बच्चों, आज हम मानव भूगोल के दूसरे पाठ विश्व जनसंख्या के वितरण, घनत्व और वृद्धि पर चर्चा करेंगे और इसमें जानेंगे कि विश्व की जनसंख्या का वितरण क्या है, घनत्व किसको कहते हैं और वृद्धि किसको कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, किसी भी देश के जो निवासी हैं वास्तव में ये उसका धन होते हैं और ये संसाधन होते हैं जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं और इसी के अनुसार सरकारें नीतियां निर्धारित करती हैं। कितने पुरुष हैं, कितने स्त्रियां हैं, कितने प्रतिवर्ष बच्चे जन्म लेते हैं, मृत्यु कितने लोगों की होती है, कैसे होती है, नगरों में रहते हैं लोग, गांव में रहते हैं, क्या काम करते हैं, वे पढ़ लिख सकते हैं अथवा नहीं, इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। तो अगर हम देखें कि 21वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो ये लगभग 6 करोड़ से अधिक दर्ज की गई है। अब हम जनसंख्या के वितरण की विवेचना करेंगे कि जनसंख्या का वितरण क्या होता है। अर्थात जनसंख्या का वितरण से मतलब है कि कहीं पर असमानता इसमें होती, कहीं पर ज़्यादा लोग रह रहे हैं और कहीं पर कम लोग रह रहे हैं। तो जॉर्ज बी क्रेसी की एक टिप्पणी है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं और यही विश्व की जनसंख्या वितरण प्रारूप के संबंध में भी ये सत्य पाया गया है। तो विश्व में जनसंख्या वितरण का जो प्रारूप है, तो मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का जो 90% भाग है वो स्थल भाग के 10% भाग में निवास करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि 90% लोग पृथ्वी के स्थलीय भाग में 10% भाग में निवास करते हैं और विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में से विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। जो 10 देश हैं उनमें से चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको के हैं। तो इनमें से जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो चीन की है और ये जनसंख्या इनकी करीब इस समय पर 1400 करोड़ या यूं कहें कि 140 करोड़ पर पहुंचने वाली है। तो अब हम देखते हैं कि जनसंख्या का घनत्व किसको कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के को ही हम जनसंख्या का घनत्व कहते हैं और इसको निकालने का सूत्र ये है कि जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, अर्थात किसी भी जो क्षेत्र की जनसंख्या है वो प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं उससे आशय हमारा जनसंख्या के घनत्व से होता है। और अगर हम जनसंख्या के घनत्व को देखें तो जो अफ्रीका का ये 2018 का अगर डेटा है, इस पे निगाह दौड़ाएं तो एशिया में 146 प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर का
घनत्व ये था। और अफ्रीका का 43 व्यक्ति, यूरोप का 33 और लैटिन अमेरिका का, कैरिबियन क्षेत्र का 32, उत्तरी अमेरिका का 20 और ओशिनिया का 5 व्यक्ति ये घनत्व है। अब हम देखते हैं कि जनसंख्या को जो वितरण करने वाले जो हमारे कारक हैं वो कौन कौन से हैं। कहीं पर देखते हैं कि जनसंख्या कम है, कहीं पर जनसंख्या ज़्यादा है। ऐसा क्यों है, उसके क्या कारक कौन कौन से हैं, इस पर एक निगाह, एक दृष्टि डालते हैं। तो पहला भौगोलिक कारक है। और प्यारे बच्चों, भौगोलिक कारक में जल के उपलब्धता, कहा जाता है कि जल ही जीवन है। लोग वहीं पर बसना पसंद करते हैं जहाँ पर आसानी से जल उपलब्ध होता है, क्योंकि नहाने के लिए, पीने के लिए, भोजन बनाने के लिए, फसलों के लिए, पशुओं के लिए इस जल की उपयोगिता होती है। और यही कारण है कि जो नदी घाटियाँ हैं विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। दूसरा, जनसंख्या को वितरण करने वाला जो कारक है वो है भू आकृति। समतल मैदान अथवा जो मंद ढाल होते हैं वहाँ पर लोग बसने को ज़्यादा वरीयता देते हैं। यहाँ पे उत्पादन, सड़क निर्माण, कृषि, ये सारे कार्य हो सकते हैं। जबकि पर्वतीय क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन का जो तंत्र है उसको विकास करने में अवरोध उत्पन्न होता है। कृषिगत औद्योगिक विकास के लिए ये अनुकूल नहीं होते हैं। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र हो गए, तो इन सब में जनसंख्या जो है वो भू आकृति के कारण कम पाई जाती है। तीसरा कारक है कि जलवायु, जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है वो है जलवायु। अत्यधिक गर्म स्थान, अत्यधिक जो ठंडे स्थान हैं वहाँ पर लोग कम बसते हैं, इनमें असुविधा होती है। सुविधाजनक जो जलवायु वाले क्षेत्र में है वहाँ पर लोग ज़्यादा बसना पसंद करते हैं। जैसे कि भूमध्य सागरीय प्रदेश, ये सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक काल में यहाँ पे ज़्यादा लोग बसे। अब अगला कारक है मृदा अर्थात मिट्टी। जहाँ की उपजाऊ मिट्टी होती है वहाँ पर लोग ज़्यादा बसना पसंद करते हैं। उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले क्षेत्रों में खास करके इस तरह की मिट्टी अपने यहाँ पे भारत देश में भी बहुत पाई जाती है। और गंगा यमुना का जो मैदान है ये इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी तरह से अगला कारक है आर्थिक कारक, और उसमें खनिज है। तो खनिज, जहाँ पर खनन होता है और औद्योगिक गतिविधियाँ जो हैं उससे रोजगार उत्पन्न होते हैं। कुशल एवं अर्ध कुशल कर्मी क्षेत्र जो है यहाँ पर रहना पसंद करते हैं और इस वजह से जनसंख्या यहाँ सघन पाई जाती है। अफ्रीका की कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी इसका एक अच्छा उदाहरण है। अगला कारक है नगरीकरण। नगर में रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक व चिकित्सा संबंधी सुविधाएं होती हैं और परिवहन संचार के बेहतर साधन यहाँ पर होते हैं। इस वजह से लोग नगर की तरफ ज़्यादा खींचते चले जाते हैं और ये घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र हो जाते हैं। तो ये भी नगरीकरण भी जो है वो वितरण को प्रभावित कर देता है। और औद्योगिकरण अगला एक कारण है। औद्योगिक पेटियां जो हैं रोजगार के अवसर को उपलब्ध कराती हैं। इनमें न केवल श्रमिक ही होते हैं बल्कि परिवहन, परिचालन, दुकानदार, बैंक कर्मी, डाकघर, अध्यापक तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति भी इनमें होते हैं। और जापान का कोबे ओसाका प्रदेश जो है इसका एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि वहाँ पर
उद्योगों की उपस्थिति के कारण अत्यधिक लोग बस गए हैं। इसी तरह से एक और कारण प्यारे बच्चों है कि ये सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और वहाँ पर लोग बसना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब आते हैं जनसंख्या की वृद्धि पर। जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय है कि किसी क्षेत्र में समय के किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में जो परिवर्तन होता है, यह परिवर्तन धनात्मक भी होता है और यह परिवर्तन ऋणात्मक भी होता है। जनसंख्या की वृद्धि दर, यह जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। अब आते हैं कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, तो जन्म और अगर उसमें घटा दिया जाए मृत्यु को, तो इससे हमारी प्राकृतिक वृद्धि वो निकल आती है। जन्म और माइनस या ऋण मृत्यु। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, यह वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि माइनस जन्म माइनस मृत्यु और प्लस अप्रवास और इसमें फिर माइनस उत्प्रवास, अर्थात इसको सूत्र के रूप में कहें तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि बराबर वास्तविक वृद्धि ऋण जन्म ऋण मृत्यु धन अप्रवास ऋण उत्प्रवास। और जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से ज़्यादा होती है और जो अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं, तो उसको हम जन्म दर का धनात्मक परिवेश कहेंगे। और जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि क्या होगी कि जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए अथवा लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाएं, तो इसको जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के अब आते हैं कि कौन कौन से घटक होते हैं। तो जनसंख्या का जो परिवर्तन घटक का तात्पर्य है कि जनसंख्या को के परिवर्तन को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो ये है जन्म मृत्यु और प्रवास। तो इनमें अशोधित जन्म दर पहले देखें कि किसको कहते हैं। अशोधित जन्म दर से हमारा तात्पर्य है जिसको हम शॉर्ट में CBR कहते हैं, अर्थात क्रूड बर्थ रेट। इसको प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। और इसको सूत्र के रूप में अगर हम कहें तो ये होगा अशोधित जन्म दर बराबर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटे किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या गुणे 1000। इसी तरह से मृत्यु दर, घटती हुई मृत्यु दर से भी इसका तात्पर्य है अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है। तो अब देखते हैं कि ये तो हो गया अशोधित जन्म दर। अब हम देखते हैं कि अशोधित मृत्यु दर क्या है। अशोधित मृत्यु दर की गणना हम करने के लिए उसी तरह से अशोधित मृत्यु दर बराबर किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटे उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या गुणे 1000। तो इस तरह से ये अशोधित मृत्यु दर जो है वो हमारी निकल आती है। अब आते हैं अगला जो कारक है वो है प्रवास। तो जब प्रवास जो है, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, अर्थात जहाँ से वो लोग गमन करते हैं
उसको उद्गम स्थान कहते हैं। और जिस स्थान में ये लोग आते हैं वो स्थान उनका गंतव्य स्थान कहलाता है। तो इस तरह से उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है, लेकिन जहाँ पर ये चले जाते हैं, पहुँच जाते हैं गंतव्य स्थान में, वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है। अब ये जो प्रवास है, ये इनका प्रवास स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी हो सकता है, अथवा मौसमी हो सकता है। और ये पहले भी हम लोग ने चर्चा किया था कि गांव से गांव की ओर ये होता है, गांव से नगर की ओर होता है, नगर से नगर की ओर, तथा नगर से गांव की ओर ये प्रवास हो सकता है। अब ये जो प्रवास है, ये दोनों एक ही व्यक्ति, दोनों एक अप्रवासी और एक उत्प्रवासी हो सकता है। अर्थात जो प्रवास है वो दो तरह का हो गया। एक अप्रवास कहलाते हैं। अप्रवास का तात्पर्य है प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में आप लोग इमिग्रेंट कहते हैं। तो इमिग्रेंट और दूसरा हो गया उत्प्रवास, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उनको उत्प्रवासी कहते हैं। तो अप्रवास से मतलब है जो एक नए स्थान पर चले गए, जैसे भारत के तमाम लोग जो है वो अमेरिका में रह रहे हैं, तो उनको अप्रवासी भारतीय कहा जाता है। और उत्प्रवास का तात्पर्य है कि जो प्रवासी हैं वो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, उनको उत्प्रवास कहलाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो प्रवास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो इनके दो समूह हैं। एक तो प्रतिकर्ष कारक, इसका पहले भी जो है वो वर्णन किया गया है, फिर भी देख लेते हैं। प्रतिकर्ष कारक कौन कौन से हुए? जो बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं होती हैं, राजनैतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाओं, महामारियों आदि के जो कारण हैं, और इससे वो उद्गम स्थान को छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, तो इनको हम प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। इसी तरह से अपकर्ष कारक को ये यूँ समझ लीजिए कि जो आकर्षित करते हैं इनको, अच्छी दशाएं, रहन सहन की, बेहतर काम करने के अवसर, शांति व स्थायित्व, इनसे प्रभावित होकर के, आकर्षित होकर के जो कारक होते हैं वो अपकर्ष कारक कहलाते हैं। और हम देखते हैं अब कि जनसंख्या की वृद्धि की प्रवृत्तियाँ क्या हैं। तो अब इस समय पर पृथ्वी पर जो जनसंख्या है वो 700 करोड़ से भी अधिक है। तो इस आकार को पहुंचने में शताब्दियां लग जाती हैं। और आरंभिक कालों में विश्व की जनसंख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ी, लेकिन इसके बाद जो है अगर आप देखें जनसंख्या वृद्धि के ग्राफ को, तो विगत वर्षों से जो जनसंख्या है कुछ 100 वर्षों के दौरान आश्चर्य रूप से बढ़ी है। तो जनसंख्या वृद्धि जो 8,000 से 12,000 वर्ष पूर्व जो कृषि का शुरुआत का दौर था, तो उसके पश्चात जनसंख्या का जो आकार था वो बहुत छोटा आकार था। मोटे तौर पे आप कह सकते हैं कि 80 लाख। और ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी। फिर आ गया 16वीं और 17वीं शताब्दी में बढ़ते विश्व व्यापार ने जनसंख्या की वृद्धि के लिए एक अच्छा मंच तैयार किया। और फिर जब औद्योगिक क्रांति हुई 1750 ईस्वी के आसपास, तो विश्व की जनसंख्या जो है वो 55 करोड़ थी। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के पश्चात विश्व की जनसंख्या में एक विस्फोटक वृद्धि हुई। और इसके जो प्रौद्योगिक
प्रगति हुई, तो इससे जन्म दर को घटने में जो है वो सहायता मिली और इससे जनसंख्या की वृद्धि हुई। तो इसके बाद जो अगर हम देखें तो प्रति वर्ष लगभग 8 करोड़ लोग पहले की जो जनसंख्या है उसमें जुड़ जाते हैं। अब हम आते हैं, देखते हैं कि विकसित देश जो है विकासशील देशों की तुलना में अपनी जनसंख्या को 2 गुना करने में अधिक समय ले रहे हैं। जनसंख्या के अधिकतर जो वृद्धि है वो विकासशील विश्व में हो रही है, जहाँ पर जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। अब देखते हैं कि जनसंख्या के परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप क्या है, अर्थात विश्व विकसित देशों में जो विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम है और जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ये ऋणात्मक सहसंबंध ये पाया जाता है। अब जनसंख्या का परिवर्तन का जो प्रभाव है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की अल्प वृद्धि अपेक्षित है, फिर भी एक निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि जो है वो तमाम परिवर्तन जो इसमें जनसंख्या वृद्धि होती चली जाती है तो उससे तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न करती है। जो एड्स जैसे जो रोग हैं ये विश्व के कुछ भागों में वो बढ़ रहे हैं, इससे मृत्यु दर जो है उससे बढ़ जाती है और जीवन की प्रत्याशा जो है घटती चली जाती है। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि तमाम तरह की बीमारियां हैं, जैसे कोरोना है और इसके पहले जो सार्स वायरस है, इनसे भी तमाम जो जनसंख्या की जीवन प्रत्याशा जो है वो व्यक्ति की घट जाती है और इससे जनसंख्या वृद्धि जो है वो धीमी होती चली जाती है। तो जनांकीय संक्रमण पर नज़र दौड़ाते हैं हम। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान के लिए किया जा सकता है और ये सिद्धांत हमको भी बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण खेती और अशिक्षित अवस्था से उन्नति और साक्षरता की ओर जाता है तो किसी प्रदेश की जो जनसंख्या है उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म व निम्न मृत्यु में परिवर्तित हो जाती है और ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के 3 अवस्थाओं वाले जो मॉडल पर अगर हम देखें तो प्रथम अवस्था में क्या होता है कि उच्च प्रजननशीलता होती है व उच्च मृत्यु दर होती है, क्योंकि लोग महामारियों और भोजन के अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्युओं की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं। अर्थात इसमें जो जनसंख्या वृद्धि होती है धीमी होती है क्योंकि लोग मरते भी जाता है। द्वितीय अवस्था में क्या होता है कि प्रारंभ में प्रजननशीलता जो है वो ऊंची बनी रहती है, किंतु ये अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। बीमारियों के तमाम उपचार अब आ जाते हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो दशाएं हैं उनमें सुधार आ जाती है, इस वजह से मृत्यु दर जो है वो कम हो जाती है। तो जनसंख्या में जो इस तरह से जो मृत्यु दर कम हो गई तो क्या हुआ कि जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग जो है वो उच्च हो गया, क्योंकि मृत्यु दर जो है वो अब क्या हो गई, कम हो गई। और अंतिम अवस्था में क्या होता है कि प्रजननशीलता अर्थात जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक घट जाते हैं और जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद हो जाती है। तो ये 3 अवस्थाएं जो हैं वो होती हैं
अब आते हैं कि जनसंख्या के जो नियंत्रण के उपाय क्या क्या हैं। तो परिवार जो नियोजन का काम, बच्चों के जन्म को रोकना अथवा उसमें अंतराल रखना, इससे जो है जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत 1798 में जनसंख्या का सिद्धांत इनका माल्थस का आया था। तब उन्होंने कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी और जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा उसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। तो इस तरह से ये बच्चों आज का जो पाठ है वो इसको हम यहीं पे समाप्त हो रहे हैं। थैंक यू। प्रश्न आपको इसके भेजे जाएंगे जो कि करने होंगे।